नमस्कार प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी हाउस में। आज मैं व्याकरण की अगली कक्षा में उपस्थित हूँ और आज जो हम लोग जिस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे, व्याकरण के जिस टॉपिक या जिस अध्याय को पढ़ेंगे वह होगा सर्वनाम। वह होगा सर्वनाम। अब सर्वनाम का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम है क्या। हालांकि यह टॉपिक बड़ा आसान है, साधारण सी है, लेकिन प्रश्न ठीक ठाक पूछ लिए जाते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और हमारे सामाजिक समझ बोध की दृष्टि से भी। तो दोनों के ऊपर हम लोग आज बात कर लेंगे। देखने में जितना आसान है उतनी आसान है नहीं है वाकई। सोचिए जरा, यदि आपसे यही पूछ लिया जाए, सर्वनाम से ही यह पूछ लिया जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, क्या आप बता पाएंगे? सोचिए, शायद कोई लोग बता पाए, बहुत कम लोग बता पाएंगे, बहुत जानते भी, बहुत नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वह होगा सर्वनाम। सर्वनाम जो है ना, दो शब्द से मिलकर के बना है ना, दो शब्द से, सर्व और नाम से मिलकर के बना है। सर्व और नाम से, सर्व का अर्थ होता है सभी, नाम का मतलब संज्ञा, मतलब सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला है। याद रखिए, कई लोग तो यह कह देते हैं कि सर्वनाम का संधि विच्छेद होगा सर्व और नाम, जो कहीं से सही नहीं है। किसी भी दृष्टिकोण से संधि हुई ही नहीं है। यह शब्दों में संधि कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि यह दो शब्दों का योग है। तो इस आधार पर हम जो कहेंगे सर्वनाम शब्द जो है वह यौगिक शब्द है, न कि संधि विच्छेद होगा। संधि हुई है शब्दों में संधि नहीं हुई है। अगर संधि होती तो विकार उत्पन्न होता, विकार उत्पन्न ही नहीं हो रहा, इसलिए यह यौगिक शब्द है। याद रखिएगा, अगर यदि कोई इसको कहता है संधि विच्छेद तो गलत होगा। तो सर्व का अर्थ सभी, नाम का मतलब संज्ञा, मतलब सभी नाम के जगह पर सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो प्रयोग होता है वह सर्वनाम है। एकदम परिभाषा वही साधारण सी और सीधी परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द या संज्ञा की जगह पर आने वाला शब्द, संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम क्या होता है? जहां संज्ञा शब्द का प्रयोग ना हो और उसके स्थान पर जो दूसरा शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम है। जैसे यह, वह, मैं, तू, तुम, आप, कोई, कुछ, क्या, कौन, है ना, ये सभी क्या है? ये सब के सब सर्वनाम है। और देखिए कि सर्वनाम का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है? सर्वनाम का प्रयोग द्वारा यदि सर्वनाम का सही प्रयोग करना सीख जाएंगे तो सर्वनाम का प्रयोग से जो वाक्य होते हैं सुंदर और आकर्षक होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। वाक्य के माध्यम से हम अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं और हमारा वाक्य जितना शुद्ध, साफ, आकर्षक और सुंदर होगा उतना ही सामने वाले लोगों को प्रभावित और असरदार बनाएगा। यदि हम केवल संज्ञा शब्दों का प्रयोग करेंगे तो शायद वाक्य में उतनी प्रभावशीलता, आकर्षण शक्ति नहीं होगी, आकर्षण शक्ति ही मर जाएगी और वाक्य जो है भद्दा लगने लगेगा। मैं आपको बताता हूं कि कैसे शब्दों में, वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने से वाक्य अच्छे लगते हैं। देखिए, यहां कह रहा है रोहन एक अच्छा लड़का है। यदि मैं रोहन के जगह पर हर जगह रोहन पढ़ते जाता हूं, रोहन एक अच्छा लड़का है, रोहन पढ़ने में तेज है, रोहन कड़ी मेहनत करता है, रोहन को अवश्य सफलता मिलेगी। तो कैसा लग रहा है? रोहन एक अच्छा लड़का है, रोहन पढ़ने में तेज है, रोहन कड़ी मेहनत करता है, रोहन को सफलता जरूर मिलेगी। अब रोहन रोहन शब्द का इतना बार रिपीट हुआ है कि वाक्य में कहते हैं ना वो भद्दा लगने लगा है, वाक्य सही नहीं लग रहा है सुनने में, सही होते हुए भी। लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लीजिए,
कि रोहन एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, उसने कड़ी मेहनत की है, उसे सफलता अवश्य मिलेगी। शब्द का देखिए, केवल संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का मतलब क्या हुआ, अंतर हुआ है। और वाक्य की सुंदरता देखिए, वाक्य का आकर्षण देखिए बदल गया है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करें तो कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, इसका ख्याल रखें तो बेहतर होगा। आगे कह रहा है कि सर्वनाम का तो ये हो गया। अब कहते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में, लेकिन याद रखिए कि सर्वनाम के भेद से पहले हमको सर्वनाम की संख्या पढ़ना होता है। मतलब ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यदि आपसे कोई पूछ ले कि सर्वनाम की कितने संख्या है, सर्वनाम की संख्या के विषय में बात करें, ठीक है। सर्वनाम की जो संख्या हुआ वो 11 है, याद रखिएगा। सर्वनाम की संख्या 11 है, ठीक है, याद रखिएगा संख्या 11 है। अब देखिए हम भेद के बात कर लेते हैं, सर्वनाम के भेद के बाद। सर्वनाम के भेद कितने, तो आ जाए सर्वनाम के भेद या प्रकार, दोनों वही चीजें हैं। भेद भी हो सकता है, प्रकार भी हो सकता है, हालांकि सूक्ष्म स्तर पर भेद और प्रकार का मतलब अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन मोटे तौर पर दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद पूछा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। यदि इसको याद करने में कठिनाई होती है तो इसको बहुत आसान तरीके से याद किया जा सकता है कि जैसे ऊपर लिख दिए हैं अपना सपना, याद करिए, सर्वनाम के 6 भेद याद हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे सर्वनाम के कितने भेद हैं तो 6 बोलिए, सर्वनाम की कितनी संख्या है तो 11, सर्वनाम की संख्या 11, सर्वनाम के भेद 6। कितने भेद, कौन कौन से भेद हैं तो आपको बोल देना है अपना सपना। हालांकि एक और आता है अनाप शनाप भी आता है, लेकिन अनाप शनाप को देने से बाजार में भीड़ चल पड़ी है, आजकल सब उसी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक नए ढंग का प्रयोग है अपना सपना। हर व्यक्ति का अपना एक सपना रहता है, तो उसी का आधार पर सर्वनाम के कितने भेद तो 6 भेद। कौन कौन तो अपना सपना। और अपना सपना के देखिए, पहला वाला जो अ है, आ का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा वाला जो प है, प का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, न का मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, स का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, प का मतलब प्रश्नवाचक और न का मतलब निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो सर्वनाम की संख्या 11, सर्वनाम के भेद 6। कौन कौन से तो अपना सपना, याद रखिएगा। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं तो पुरुषवाचक। देखिए यहाँ कुछ और है, हम यहाँ एक एक तरीके से पढ़ते हैं, मतलब नंबर वाइज नंबर पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हमको पढ़ना होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ऐसे पढ़ेंगे। तो वहां यहाँ में अंतर है ना, जगह का अंतर है और कुछ नहीं अंतर है, बस वो याद कर लीजिए, सब याद रह जाएगा। अपना सपना केवल आपको याद करना है। तो सर्वनाम के 6 भेद, ये भी तो हम कह सकते हैं याद रखने के लिए। जो सर्वनाम है एक गो बेटा है तो 6 गो बेटा, तो बड़का बेटा का नाम पुरुषवाचक है ना, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। तो कह सकते सर्वनाम के गो बेटा है तो 6 गो बेटा है ना। तो बड़का बेटा का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है जब पढ़ेंगे तो इसके भी 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो गए देखिए यहाँ। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद तो 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, याद रखिएगा। तो इस आधार पर बताइए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो है वो सर्वनाम का क्या हो जाएगा, रिश्ते में पोता हो जाएगा। क्योंकि 6 गो बेटा है, कर बेटा ही तो पोते न हो जाएगा। केवल याद करने के लिए मैं ऐसा कोई बता नहीं रहा हूं। तो बताइए सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष कौन होता है,
उत्तम पुरुष किसको कहा जाता है? उत्तम पुरुष सदैव वक्ता होता है, वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में चर्चा होती है वो अन्य पुरुष होता है। चलिए इसको हम याद करने के एक और तरीका लेते हैं कि उत्तम पुरुष कौन है। अच्छा सर, ये आजकल हमारे समाज में क्या होता है, खूब चलता है एकदम, क्या चीज, तो शिव चर्चा चलता है ना, शिव चर्चा चलता है, हम कह सकते हैं। तो इससे भी याद रखिएगा, शिव चर्चा में किसकी पूजा होती है? तो बोलिएगा शंकर जी का। किसका होता है? तो शंकर जी का होता है। शंकर में कितने अक्षर? 1 2 3। शंकर में कितने अक्षर? तो बोलिएगा 3 अक्षर। शिव चर्चा में कितने सूत्र? तो 3 सूत्र। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या भेद? तो 3 भेद। याद हो गया? शिव चर्चा में किसकी पूजा? तो शंकर जी के। शंकर में कितने अक्षर? 3 अक्षर। उसमें कितने सूत्र? तो 3 सूत्र। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? तो 3 भेद। काम खत्म करिए। अब देखिए शिव चर्चा में क्या होता है। जब शिव चर्चा में शुरू होती है तो किसके, मतलब जो गीत गाता है, भजन गाता है, वो क्या होता है? एक बोलने वाला होता है। तो वो हो जाएगा, जो गीत गा रहा है, भजन गा रहा है, वो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। जो गीत या भजन गा रहा है वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। जो भजन सुन रहा है वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। और शिव जी की चर्चा हो रही है तो शिव जी अन्य पुरुष हो जाएंगे। नहीं समझे? और एक तरीका से समझे उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। कैसे आप समझ पाएंगे? उत्तम पुरुष वक्ता, बोलने वाला। बोलने वाला जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता हुआ होता, मैं, मेरा, मुझे, मुझ में, हम, हमारा, हमको, ये शब्द प्रयोग करता उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष तू, तेरा, तुम लोग, है ना, आप लोग, ये शब्द का प्रयोग होता है। और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे प्रयोग होते हैं। तो जानिए कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष होता है क्या। अच्छे सुनिए, जब झगड़ा होता है ना, तो झगड़ा होता है तो झगड़ा के समय क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहा होता है। अच्छा बताइए, जो गाली दे रहा है वो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। बोलने वाला है तो गाली देने वाला क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। जो गाली सुन रहा है वो मध्यम पुरुष। आज जकरा लगा के गाली दे रहा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जेकर चर्चा होता है, बेचारा दोनों में, तीनों में झगड़ा हुआ, जकरा गाली दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर उसको गाली दिया जा रहा है, मतलब उसके बारे में हो रही है। गाँव में एकदम होता है, देखोगे जहाँ औरत लोग बैठेंगे वहां चुगला चुगली चलता है। उससे भी याद कर सकते हो, है ना, कि जो चुगली कर रहा है उत्तम पुरुष, जो चुगली सुन रहा है मध्यम पुरुष, जेकर चुगली हो रहा है अन्य पुरुष। तो आप चुगला चुगली याद कर लीजिएगा, है ना। झगड़ैया काकी, चुगलहिया दादी जैसे याद करना, याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा। हम समझेंगे और तरीके। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में वक्ता, मध्यम पुरुष में श्रोता, और अन्य पुरुष में जिसकी चर्चा होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं वक्ता हूं, आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं, तो मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में चर्चा करेंगे, किस्सा कहेंगे, वो हो जाएगा अन्य पुरुष। चलिए, तो उत्तम पुरुष के ये 3 भेद हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष के ये 3 भेद हैं। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष को पहचान जाइएगा। उत्तम पुरुष में किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है? तो उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे। मध्यम पुरुष में भी बता दिए। अब हम जो जानेंगे वो जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, कि निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते क्या है, किसको है। तो जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा, है ना, इस व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब देखिए एक चीज, इस पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किसका प्रयोग होता था, है ना, यह, वह का, और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी उसी का प्रयोग होगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो हम क्या करेंगे, उत्तम पुरुष, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक पुरुष में अंतर देखते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं, उसको रहने देते हैं। हम यहाँ आकर के समझते पुरुषवाचक को मिटा देते हैं तब तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज
इसी के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे और बात करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उसकी चर्चा नहीं होगी, उस निश्चितता का बोध होगा। जैसे मैं कह लूं कि एक उदाहरण लेते हैं, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम में जो रहेगा ना, सर्वनाम के बाद आएगा क्या? संज्ञा शब्द आएगा, और वह जो सर्वनाम रहेगा ना उस संज्ञा के लिए आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम प्रयोग होगा वह संज्ञा के लिए प्रयोग होगा, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम आएगा वह संज्ञा के स्थान पर आएगा। याद रखिएगा, पुरुषवाचक में क्या होगा? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होगा, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? सर्वनाम आएगा लेकिन संज्ञा के लिए आएगा। जरा देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है? यह कलम मेरी है, तो यह किसके लिए आया है? कलम के लिए आया है, कलम के स्थान पर नहीं आया है, कलम के लिए आया है। यह कलम मेरी है, वहां ढेर सारे कलम हैं, लेकिन एक कलम की ओर विशेष मतलब इशारा करके बताया जा रहा है कि वह कलम मेरा है या यह कलम मेरी है। तो अब बताइए, यदि आप इसको हटा लीजिए तो क्या बचता है? कलम मेरी है। अब कौन सी कलम मेरी है पता चल रहा है? पता नहीं चल रहा। जैसे कर यह कलम मेरी है, मतलब कलम की निश्चितता बताने का काम कर रहा है कि यह कलम मेरी है। हालांकि देखिए, ये सर्वनाम के तौर पर देखते हैं तो ये सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन एक दूसरी दृष्टि से देखेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा यह तो निश्चयवाचक सर्वनाम है ही है, संकेतवाचक सर्वनाम है ही है। इसके अलावे यह सार्वनामिक वाचक विशेषण भी है, संकेतवाचक विशेषण भी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान रखना चीजों को। तो यह कलम मेरी है, उसके बाद और क्या हो सकता है ना? वह गाय, नहीं ये अलग कर देते हैं। यह कलम मेरी है, वह साइकिल राम की है। अब बताइए कि वह साइकिल राम की है, वह साइकिल राम की है। अब देखिए, इसमें भी साइकिल राम की है। कौन साइकिल राम की है पता नहीं चला, लेकिन वह साइकिल, साइकिल को इशारा करके बताया जा रहा है कि वह साइकिल राम की है, कोई दूसरी नहीं है। तो ये ऐसा जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। एक मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है, ठीक है, उसके और ढेर सारे उदाहरण देने का प्रयास करूंगा। हालांकि यहाँ भी समझ लीजिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? संज्ञा के लिए आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में जब सर्वनाम का प्रयोग होगा तो संज्ञा के लिए आएगा, और पुरुषवाचक में संज्ञा के स्थान पर आएगा। इतना याद रखिएगा। चलिए, तब तक इतना याद रखिएगा तो आपका 90% चीजें क्लियर हो जाएगी। 95%, 5% वो अलग होता है, थोड़ा सा बात करेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहां हम लिखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, तीसरा हो जाएगा ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो, क्या कहेंगे? जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो वो कहलाएगा निश्चयवाचक, मतलब माफ करिएगा अनिश्चय। क्या कह रहा है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो, पता ही नहीं चलेगा क्या है, वह कहलाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण में हम ले सकते हैं, उदाहरण में क्या ले लें हम? अच्छा, इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे देख लीजिए, हम ले लेते हैं, जैसे में क्या हो जाएंगे, जैसे में कोई, कुछ, तो कोई, कुछ, है ना, जैसे शब्द आएंगे। ये सारे शब्द जहां ये मिल गए तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एक हम लेते हैं कोई, हम ले लेते हैं नदी में कोई तैर रहा है, नदी में कोई तैर रहा है ना। दूसरा, दाल में कुछ काला है ना, है ना। उसके बाद हम कह लें छत से किसी की रोने की आवाज आती है। अब देखिए ना, चौथा ले ले, बाहर कोई है। अब ये शब्द जो आ रहे हैं ये सब के सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्या कर रहा है? नदी में कोई तैर रहा है। कौन तैर रहा है भाई? निश्चित ज्ञान है, आदमी है, पशु है, मछली है, या किसी का शव है, ये किसी पेड़ के जो है कैसे लकड़ी है, डालियां है, पता ही नहीं चल रहा है। इतना पता कि नदी में कोई तैर रहा है, पर वह कोई कौन है निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है। जब किसी चीज का निश्चित ज्ञान हमें नहीं हो तब वह कहलाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नदी में कोई तैर रहा है, तब पूछेगा इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो कोई। दाल में कुछ काला है। अब देखिए इस वाक्य में भी कुछ काला है। क्या काला है दाल में? पता नहीं। दाल में मक्खी मरी हुई है, या फिर जली हुई मिर्ची है, या फिर मतलब कह सकते हैं जीरा है, या और कोई बात है। क्या है दाल में कुछ काला? हालांकि ये मुहावरा, इसका मतलब कुछ और होता है, ठीक है, लोकोक्तियां हैं, इसका अर्थ कुछ और होता है। लेकिन दाल में कुछ काला, क्या काला है पता नहीं, निश्चित ज्ञान ही नहीं हो रहा है। तीसरा देखो, छत से किसी की रोने की आवाज। अरे भाई, छत पे कौन रो रहा है? ऊपर में किसकी रोने की आवाज आ रही है? यहां तो पता ही नहीं चल रहा है।
लड़की है, औरत है, भूतनी है, क्या है पता ही नहीं चल रहा है, किसकी रोने की आवाज आ रही है ना। तो इसमें पूछेगा छत से किसी की, है ना, तो यहाँ ये सर्वनाम हो जाएगा, पता नहीं चल रहा है ना। उसके बाद बाहर कोई है, बुआ बाहर कोई है, कौन है पता ही नहीं चल रहा है, कौन है बाहर, किसी ने मुझे बुलाया, पता नहीं कौन बुलाया, पता ही नहीं चला, किसी ने मुझे लेकिन बुलाया, निश्चित ज्ञान ही नहीं है। कोई बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है पता नहीं चल रहा है। किसी ने तुम्हें गाली दी है, किसने गाली दी है पता नहीं। किसी ने राम को बहुत पीटा है, किसने पीटा बोलो, निश्चित ज्ञान ही नहीं है। इस बात की निश्चितता है कि राम को पीटा गया है, पर किसने पीटा है पता नहीं, अनिश्चित ज्ञान इन चीजों के बारे में, तो वही कहलाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में ज्ञान हो जाए वो निश्चयवाचक सर्वनाम, और जिसके बारे में ज्ञान नहीं हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आशा करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा, समझ में आई। आगे बढ़े, चलिए अनिश्चयवाचक के बाद हम आएंगे संबंधवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। संबंधवाचक, तब तक हम इसको मिटाकर हटा देते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग आज बात कर लेते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होगा, जिस सर्वनाम शब्द से एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के बीच अपना संबंध को दर्शाता है ना। एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से जब अपना संबंध को दर्शाता है तो उसी को बोला जाता है संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, उसी को संबंधवाचक सर्वनाम। अब याद रखिएगा, बहुत आसान है याद करना, ये तो चैप्टर ही आसान है, हालांकि प्रश्न ठीक ठाक पूछ लिए जाते हैं। तो तीसरा चौथा हम लोग पढ़ेंगे, चौथा में हो जाएगा संबंध वाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम है क्या, कहा किसको जाता है संबंधवाचक सर्वनाम, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, एक मिनट। तो संबंधवाचक सर्वनाम जब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो, जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ अपना संबंध को दर्शाए तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध, जब वाक्य में एक सर्वनाम हम लिख लेते हैं, जब वाक्य में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से, जब वाक्य में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से अपना संबंध बताए, है ना, तो वो कहलाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें लोकोक्तियां आ जाती हैं, या फिर कहीं कहीं पे अलग अलग चीजें भी आती, जैसे हम कर लेते हैं, जैसे जैसी वैसे, जैसे वैसे, जो सो, है ना, जैसे वैसे, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, ये सब आदि शब्द आते रहते हैं। ठीक है, हम उदाहरण ले लेते हैं, देखिए उदाहरण लेते हैं, उदाहरण में हम लेते हैं
जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए, जैसी करनी, यहाँ क्या कर रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, दोनों के बीच संबंध बताया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी के भी संबंध है। तीसरा देखिए, तीसरा का है जो सोता है सो खोता है, जो सोता है सो खोता है। यहाँ जो सो है ना। अगला का देशी का चौथा उदाहरण, चौथा में क्या करें कि बिन विचारे जो करे सो पाछे बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब हम लोगों ने खूब सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। जो सोता है सो खोता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, जो मेहनत करता है वो सफल जरूर होता है। तो जो मेहनत करता है वो सफल होता है। तो ऐसा शब्द जहां देखोगे वह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक संबंध, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के विषय में हम क्या लिख सकते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न करने का बोध हो, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न करने का बोध हो, प्रश्न करने का बोध हो, वह कहलाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हम लोग कर ले, उदाहरण ही ले लेते, इसमें तो आसान है कि तुम कौन हो। एक चीज इसमें पहचानने का तरीका है कि इसमें जो रहेगा ना हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा ही रहेगा, कुछ रहे ना प्रश्नवाचक तुमको मिल जाएगा। तुम कौन हो, है ना, या बाहर कौन है। आप एक चीज और इसमें गौर करिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम और यहाँ क्या था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा अंतर है ना। कोई की जगह पर कौन कर दो, क्या कर दो, अंतर बस वही आ जाएगा। नदी में क्या तैर रहा है, प्रश्न पूछ रहे, प्रश्नवाचक हो जाएगा। दाल में क्या काला है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। छत से किसकी रोने की आवाज आ रही है, ये छत पर कौन रो रहा है,
हो जाएगा। उसी प्रकार से हम कर ही लेते हैं। चलो तीसरा हम क्या कर लें कि दाल में क्या काला है, दाल में क्या काला है, दाल में क्या काला है, पता करो। पता ही नहीं चल रहा है। जहां प्रश्न पूछने का बोझ, तुमने आज क्या खाया है, राम को कौन पीटा है, राम क्या गलती किया है, तुम कहां गए थे, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, आज तुमने क्या खाया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब सर्वनाम हैं। एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम हो सकते हैं। वो परीक्षक पर निर्भर करता है कि कैसा प्रश्न पूछेगा और क्या पूछ रहा है वाक्य में। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम रहा। और आखिरी में जो हम लोग पढ़ेंगे वह है निजवाचक सर्वनाम। इसमें विद्यार्थियों का थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां हो सकता है, लेकिन प्रयास करते हैं उन सभी प्रकार की दिक्कत और परेशानी को समाप्त कर दे, है ना। तो चलिए हम आज पढ़ लेते हैं फिर से क्या कहें कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर से कहना सही नहीं होगा। हम लोग कर लेते हैं निजवाचक सर्वनाम। एक चीज समझिए कि निज का जो अर्थ होता है वह अपना होता है, स्वयं का होता है, खुद का होता है। तो इस आधार पर आप एक शब्द कह सकते हैं, जब खुद का होता अपना होता तो कह सकते हैं बपौती सर। हाँ, कह सकते हो कि जो बपौती है वही निजवाचक है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है वो जानते हैं। तो चलिए छठा आखिरी है। तो निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम शब्द से निजता का बोध हो, खत्म, है ना। जिस सर्वनाम शब्द से निजता का बोध हो। अब निजता का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे में ये कौन क्या क्या आ सकते हैं, जैसे में आने वाला शब्द हो जाएगा, एक चलता है आप, स्वयं, खुद, या इसके लिए एक शब्द और चलता है अपने आप, ऐसा शब्द आ सकता है। ठीक है। अब देखिए ये यदि मिल जाए आपको तो यह कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक क्या होता है, निजवाचक का मतलब होता है जिस सर्वनाम शब्द से मतलब निजता मतलब अपना का स्वयं का बोध हो। यहाँ कई बार ये आप शब्द को देख करके ना विद्यार्थी क्या करते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन आप का मतलब दो होता है, एक आप का मतलब होता है सामने वाला व्यक्ति, एक आप का मतलब होता है स्वयं, है ना। जैसे कभी आपने कभी न कभी घर में कोई काम आपने बिगाड़ा ही होगा, या घर में मिठाइयाँ खा लिया होगा और भाग गया होगा, फिर माँ जब देखी होगी कि बोला कहाँ गया, बोला पता नहीं, बोला तुमने खाया, बोला मैंने नहीं खाया, तो माँ एक शब्द बोलती है क्या हुआ, अपने आप खा गया है, सब खत्म हो गया। ये जो अपने आप वाला जो धारणा है ना, अपने आप वाला जो शब्द है ना, वही निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अपने आप का मतलब अपने आप स्वयं से खत्म हो गया, खुद से खत्म हो गया, वही चीजें होती। देखिए मैं प्रयास करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो हम लेते हैं एक उदाहरण, है ना।
क्या कहते हैं, राधा अपना कपड़ा खुद धोती है। राधा अपना कपड़ा खुद धोती है। यदि पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन है, तो यहां तक आइए, है ना। दूसरा देखते हैं, वह आप ही चला जाएगा। चलिए खत्म ही हो गया, वह आप ही चला जाएगा मतलब स्वयं ही चला जाएगा, है ना। तीसरा एक उदाहरण का दो और लेकर के खत्म करते हैं, है ना। समाज के लोग स्वयं उठ खड़े होंगे। समाज के लोग स्वयं उठ खड़े होंगे, ऐसा शब्द मिल जाए तो हम लोग मानेंगे कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। मैं प्रयास करूंगा कि आप की सर्वनाम चैप्टर से जितने प्रश्न हो उनका प्रश्न कराएंगे आप लोगों को। तो धैर्य से रहिए कि प्रश्न पूछा जाएगा, हम आपसे करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव हो या एक छोटे छोटे वन लाइनर जो रहता है ना प्रश्न, वो करवा सकते हैं। तो आप याद रख करिए, इतना समझिए। यदि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हुई हो तो जरूर कमेंट करें, जरूर बताएं। तब तक कक्षा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।